प्रिया मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और मैं एकटक उसे निहार रहा था। कॉटन की साधारण सलवार कुर्ती और ढीली बंधी चोटी में भी प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। गले में पतली सी चेन, माथे पर छोटी काली बिंदी और हाथों में पतले पतले दो कंगन, बस इतना ही श्रृंगार था उसने। मगर उसकी वास्तविक सुंदर खूबसूरती उसके होठों की मुस्कान और चेहरे पर झलक रहे आत्मविश्वास की चमक में थी। वैसे लग रहा था कि वह विवाहिता है। उसकी मांग में सिंदूर की हल्की सी लाली नजर आ रही थी। मैंने गौर से देखा, प्रिया 20-21 साल से अधिक की नहीं थी। मैं भी पिछले साल ही 30 का हुआ हूँ। मुझे प्रिया से मिलने अभी अधिक समय नहीं हुआ है, कुल 5-6 घंटे ही बीते हैं। जब मैंने मुंबई से रांची की ट्रेन पकड़ी थी, स्टेशन पर हमारे जैसे मजदूरों की भीड़ थी। सबके चेहरे पर मास्क और माथे पर पसीना छलक रहा था। सब अपने अपने बीवी बच्चों के साथ सामान कंधों पर लादे अपने घर जाने की राह देख रहे थे। ट्रेन के आते ही सब उसकी तरफ लपके। मेरा रिजर्वेशन था। मैं अपनी सीट खोजता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा कि एक लड़की से टकरा गया। वह किसी को ढूंढ रही थी, इसीलिए हड़बड़ी में थी। अपनी सीट के नीचे सामान रखकर मैं बर्थ पर पसर गया। तभी वह लड़की यानी प्रिया मेरे सामने वाले बर्थ पर आकर बैठ गई। उसने अपने सामान में से बोतल निकाली, मास्क हटाया और गटागट आधी बोतल पानी पी गई। मैं उसी की तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र मुझसे मिली। उसने मुस्कुराते हुए बोतल बंद करके रख ली। आपको कहाँ जाना है? मैंने सीधा सवाल पूछा, जिसका उसने सपाट सा जवाब दिया, वहीं जहाँ ट्रेन जा रही है, कहकर फिर मुस्कुरा दी। आप अकेली हैं? नहीं तो भैया भाभी हैं साथ में, वे बगल के डिब्बे में हैं। मेरी सीट अलग उस डिब्बे में थी, सो इधर आ गई। वैसे अकेले तो आप दिख रहे हैं। उसने मेरा ही सवाल मेरी तरफ उछाल दिया। हाँ, मैं तो अकेला ही हूँ। अब अपने घर रांची जा रहा हूँ। मुंबई में अपनी छोटी सी दुकान है। मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, इसीलिए दुकान में बैठकर पढ़ाई भी करता हूँ। लॉकडाउन के कारण काम धंधा नहीं चल रहा था, सोचा कि दूर देश से अकेले रहने से अच्छा अपने गांव जाकर अपनों के बीच रहूं। यही हाल इस ट्रेन में बैठे हुए सभी मजदूरों का है। नेताओं ने सांत्वना तो बहुत दिए, मगर वास्तव में मदद कहीं नजर ही नहीं आती। भैया भाभी मजदूरी करते थे, जो अब बंद है। मेरा एक छोटा मोटा बुटीक था, घर से ही काम करती थी, पर आजकल कोई काम नहीं मिल रहा। तभी हम भी गांव जाने का फैसला लिया। हम 2 दिन ट्रेन की राह देखकर वापस लौट चुके हैं। कल तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और देखो आज ट्रेन मिल गई, तो घर भी पहुंच ही जाएंगे। हमारे कोच के ऊपर के दोनों बर्थ पर 2 बुजुर्ग अंकल आंटी थे। उसके नीचे 2 अधेड़ थे। चारों आपस में ही बातचीत में मगन थे। इधर मैं और प्रिया भी लगातार बातें करने लगे। तुम्हारे घर में और कौन कौन है प्रिया? मेरे पति, सास ससुर, काका ससुर और एक छोटा देवर, माँ बापू, भैया भाभी और छोटी बहन भी पास में ही रहते हैं। अच्छा, पति क्या करते हैं? उनका बिजनेस है, कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को और मुझे भी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति गांव में है और तुम शहर में? वह शहर क्यों नहीं आता, उसे गांव ही भाता है। मुझसे मिलने आता रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे बचपन का साथी है। हमने एक साथ ही बोर्ड की परीक्षा दी थी। मेरे कहने पर माँ बापू ने उसी से मेरी शादी करा दी और अब वो मेरा जीवन साथी है। जब तक जीऊंगी हमारा साथ बना रहेगा। आज भी मैं उसे साथी कहती हूँ, ऐसा साथी जो कभी साथ ना छोड़े। वह रोज सपने में भी आता है और मुझे बहुत हंसाता भी है। तभी तो मैं इतनी खुश रहती हूँ। क्या बात है, पति रोज सपने में आता है? कहकर मैं मुस्कुरा पड़ा और बोला, मैं तो मानता हूँ सच्चा प्यार गाँव में ही देखने को मिलता है। शहरों की भीड़ में तो लोग खो जाते हैं। सही कह रहे हो आप। खाली समय में क्या करती हो? मैं फिल्में बहुत देखती हूँ। अच्छा, कैसी फिल्में पसंद हैं तुम्हें? डरावनी फिल्में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोने धोने वाली फिल्में भी नहीं देखती। ऐसी फिल्में देखती हूँ जिसमें न टूटने वाला प्यार हो, एक दूसरे के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने का दर्द हो। आप कैसी फिल्में देखते हो? मैं तो हंसी मजाक करने वाली, मारधाड़ वाली फिल्में देखता हूँ। पॉलिटिक्स पर बनी फिल्में भी देख लेता हूँ।
पॉलिटिक्स और नेताओं से तो मैं दूर रहती हूँ। नेताओं ने आज तक किया ही क्या है? भोली भाली जनता का खून चूस चूस कर अपने बंगले और बैंक बैलेंस ही तो खड़े किए हैं। बात तो तुमने 16 आने सही कही है। प्रिया की हर बात में खुद पर भरोसा और हंसकर जीने की झलक साफ दिख रही थी। मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी। हमने स्कूल के किस्से में से एक सीरियस और फिल्मों तक की सारी बातें कर ली। यहाँ तक कि सरकार और राजनेताओं के ढकोसलों पर भी लंबी चर्चा हुई। इस बीच प्रिया ने घर की बनी मिट्टी खिलाई। खिलाने से पहले उसने सैनिटाइजर्स की डिब्बी निकाली और कुछ बूंदें मेरे हाथों पर डाली। मैं मुस्कुरा उठा। इसके बाद मैंने भी उसे अपने हाथ के बने बेसन के लड्डू खिलाए। हम दोनों के बीच आपस में अच्छी ट्यूनिंग हो गई। आधा से ज़्यादा सफ़र बीत चुका था। अचानक ट्रेन की गति धीमी हुई और ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पर आकर रुक गई। डाल्टनगंज झारखंड का एक छोटा सा स्टेशन है। मैं ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखने लगा। जल्द ही मुझे पता चला कि हमें ट्रेन बदलनी पड़ेगी। किसी तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जा सकती। मैंने प्रिया को सारी जानकारी दे दी। वह भी अपने भैया भाभी के साथ उतरकर प्लेटफार्म पर बैठ गई। अगली ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म से मिलनी थी और वह भी 2-3 घंटे बाद। हम नियत प्लेटफार्म पर पहुंचकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। धूप बहुत तेज थी। हमारा गला सूख रहा था। अब तक साथ लाया हुआ पानी भी खत्म हो चुका था। हमने सुना था कि ट्रेन में पानी मिलेगा, मगर मिला कुछ नहीं। करीब 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई जो बिल्कुल भरी हुई थी। प्लेटफार्म पर बैठे सभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर ट्रेन पकड़ने को लपके। सबको पता था कि यह ट्रेन छूटी तो रात प्लेटफार्म पर गुजारनी पड़ेगी। भैया भाभी के साथ प्रिया भी चढ़ने की कोशिश करने लगी। इधर मैं भी बगल वाले डिब्बे में चढ़ चुका था। तभी मैंने देखा कि भैया भाभी के बाद जैसे ही प्रिया चढ़ने को हुई कि कोई बदतमीजी व्यक्ति उसको गलत तरीके से छूते हुए आगे बढ़ा और प्रिया को धक्का देकर खुद चढ़ गया। प्रिया एकदम से छिटक गई। उस मजदूर की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। जिस तरह गंदे ढंग से उसने प्रिया को छुआ था, मेरा वश चलता तो वहीं पर उसका सिर फोड़ देता। ट्रेन ने चलने के लिए सीटी दे दी थी, मगर प्रिया चढ़ नहीं पाई। वह प्लेटफार्म पर दूर खड़ी रह गई, जबकि उसके भैया भाभी धक्के के साथ बोगी के अंदर ही तरफ चले गए थे। मैं गेट पर था। उसे अकेला खड़ा देखकर मैंने एक पल को सोचा और तुरंत ट्रेन में से उतर गया। प्रिया मेरी हरकत देखकर चौंक गई, फिर दौड़कर आई और मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे दिलासा दिया, रोते नहीं प्रिया, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा, तभी अपने घर जाऊंगा। तुम जरा सा भी मत घबराओ। प्रिया एकटक मेरी तरफ देखती हुई बोली, एक अजनबी होकर इतना बड़ा एहसान, पागल हो क्या? यह एहसान नहीं, हमारे बीच इन कुछ घंटों ने इतना रिश्ता तो बन ही गया है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। कुछ घंटों में तुम ऐसा गहरा रिश्ता बना लिया, जरा सोचो नहीं। चलो अब तुम आराम से बैठ जाओ, मैं पानी का इंतजाम करके आता हूँ। प्रिया को बेंच पर बैठाकर मैं पानी लेने चला गया। किसी तरह कहीं से पानी की बोतल मिली। वह लेकर लौटा तो देखा प्रिया बेंच पर बैठी हुई थी। वह हर बात से बेखबर अपने में खोई जमीन की तरफ एकटक देख रही थी। उसके पास एक गुंडा सा लड़का खड़ा था जो घूर घूर कर उसे ही तरफ देख रहा था। मैं जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो गया और बातें करने लगा। फिर मैंने खा जाने वाली नज़र से उस लड़के की तरफ देखा। वह लड़का तुरंत मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला गया। अब मैं प्रिया के बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। लो प्रिया, पानी पी लो, मैं 2 बोतल पानी ले आया हूँ। थैंक यू। उसने मुस्कुराकर बोतल ली, मगर आंखों में घर पहुँचने की चिंता भी झलक रही थी। भूख और थकान से उसका चेहरा सूख रहा था। उसका मन बदलने के लिए मैं उसके गांव और घर वालों के बारे में पूछने लगा। वह मुझे विस्तार से अपनी ज़िंदगी और घर परिवार के बारे में बता रही थी। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए। शाम का धुंधलका अब रात की कालीमा में तब्दील हो चुका था। प्रिया को जमाइल लेता देख मैं बेंच से उठ गया और प्रिया से बोला, बेंच पर आराम से सो जाओ, मैं जागा हुआ हूँ, तुम्हारा और सामान का ध्यान रखूंगा। अरे ऐसे कैसे, नींद तो तुम्हें भी आ रही होगी ना? नहीं, मेरी तो आदत है देर रात तक जागने की, मैं देर तक जागकर पढ़ता हूँ। चलो तुम सो जाओ। मेरी बात मानकर प्रिया सो गई। मैं बगल की बेंच पर बैठ गया। 2-3 घंटे बाद मैं भी ऊँघने लगा। बैठे बैठे कब हल्की सी नींद लग गई पता ही नहीं चला।
अचानक झटका सा लगा और मेरी आंख खुल गई। देखा कि प्रिया की बेंच पर एक और मजदूर बैठ गया और गंदी व ललचाई नजरों से प्रिया की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में प्रिया के पैरों को छू रहे थे। प्रिया नींद में थी। मैं एकदम से उठा और उस मजदूर पर चिल्ला पड़ा, देखते नहीं वह सो रही है? जबरदस्ती आकर बैठना है तुम्हें? निकलो यहाँ से। मेरा गुस्सा देखकर वह एकदम से वहां से भाग गया। मुझे महसूस हो गया कि इस दुनिया में अकेली सुंदर लड़की को देखकर लोगों की लार टपकने लगती है, इसीलिए मुझे ज़्यादा सावधान रहना होगा। मैं एकदम से सामान लेकर उसी बेंच पर आकर बैठ गया जिस पर प्रिया सोई हुई थी। अब तक मेरी आवाज़ सुनकर वह भी उठकर बैठ गई थी। फिर रात भर हम बैठकर बातें करते रहे। भूख भी लग रही थी मगर प्लेटफार्म पर खाने पीने का इंतजाम नहीं था। सुबह के समय प्रिया फिर सो गई। उस दिन चोरी छिपे एक पकौड़ी बेचने वाला प्लेटफार्म पर आया तो मैंने जल्दी से 8-10 कचौड़ियाँ खरीदी और प्रिया को उठा लिया। दोनों ने बैठकर नाश्ता खाया। फिर दोपहर तक हम खाने को कुछ भी नहीं मिला। तब तक रांची जाने वाली एक ट्रेन आई। हम उसमें चढ़ गए। भीड़ काफ़ी थी। मौका देखकर 1-2 आवारा टाइप के लड़कों ने भी प्रिया के साथ बदतमीजी की कोशिश की थी मगर मैं हर वक्त उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। किसी तरह हम रांची जंक्शन पर उतर गए। प्रिया का घर वहां से 2 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी पर था। जाने के लिए कोई साधन भी नहीं नजर आ रहा था। हम करीब आधे 1 घंटे परेशान रहे। तभी हमें एक जीप दिखाई दी। उसमें 2 लोग और बैठे थे। मेरे द्वारा विनती किए जाने पर उन लोगों ने हमें पीछे बिठा लिया और हमारे गंतव्य से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उतार दिया। 2000 भी लिए। प्रिया के मना करने के बावजूद मैंने अपने पास से रुपए दे दिए। अब हमें अंधेरे में 2-2.5 घंटे पैदल चलना था और वह भी कच्ची पक्की सड़कों पर। किसी तरह से वह रास्ता भी तय कर लिया और प्रिया के घर पहुंच गए। सब बहुत खुश थे। प्रिया की माँ ने मुझे बैठने को कुर्सी दी और अंदर से पानी ले आई। तब तक प्रिया ने ट्रेन से उतरने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। फिर घर वालों ने उसे अंदर नहाने भेज दिया और मुझे चाय नाश्ता लाकर दिया। चाय पीते पीते मैंने पूछा, प्रिया के पति कहाँ हैं? पास में ही रहते हैं ना? प्रिया ने बताया था कि ससुराल और मायका आसपास ही हैं। वे दिख नहीं रहे। प्रिया की माँ और भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक भाभी कहने लगी, प्रिया के पति जिंदा कहाँ हैं? शादी के सप्ताह भर बाद ही गुजर गए थे। मैं चौंक पड़ा। पर अभी रास्ते में तो उसने मुझे बताया कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे मिलने शहर भी आते रहते हैं। ये सारी कहानियां प्रिया के मन ने बनाई हैं। वह पति को खुद से अलग करने को तैयार ही नहीं है। प्रिया अब भी 2 साल पहले की दुनिया में ही रह रही है। उसे लगता है जैसे उसका साथी आसपास ही है। सपनों के साथ साथ सच में भी मिलने आता है। पर भैया आप ही सोचो, जो चला गया वह भला लौट कर आता है कभी? उसका मन बदलने के लिए हम उसे शहर ले गए थे। हमने उससे दूसरी शादी को भी कहा पर वह अपनी कल्पना की दुनिया में ही खुश है। वह कहती है जैसे भी हो सारी उम्र अपने साथी के साथ ही रहेगी। प्रिया की माँ कहने लगी, ऐसा नहीं है बेटा कि वह रोती रहती है, उल्टा वह तो पति की यादों के साथ खुश रहती हैं। अपना काम भी पूरी मेहनत से करती हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी उसे इसी तरह जी लेने की छूट दे दी है। उनकी बात सुनकर मैं भी सिर हिलाने लगा। यह तो बिल्कुल सच है कि वह खुश रहती है क्योंकि उसने अपने साथी से बहुत गहरा प्रेम किया है। बस वह हमेशा खुश रहे, इतना ही चाहता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलूँ? बेटा इतनी रात में कहाँ जाओगे तुम? आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। जी मैं रुक तो गया पर सारी रात प्रिया का ही चेहरा मेरी आंखों के आगे नाचता रहा। मेरे लिए प्रिया की जिंदगी दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी थी जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अब मुझे वापस लौटना था पर प्रिया से दूर जाने का दिल नहीं कर रहा था। सुबह सुबह मैं निकलने लगा तो प्रिया मेरे पास आ गई और बोली, एक अनजान जो न मेरा पति था, न भाई और न प्रेमी, फिर भी हर पल उसने मेरी रक्षा की, उसको मैं आज रोकने को भी नहीं कह सकती। उससे दोबारा कब मिलूंगी यह भी नहीं जानती, पर सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वह उम्र भर खुश रहे और ऐसे ही सच्चे दिल से दूसरों का सहारा बने। कहकर प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी नज़रें प्रिया से बहुत कुछ कह रही थी मगर जुबान से मैं सिर्फ इतना ही कह सका, अपना ख्याल रखना प्रिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, ज़िंदगी में कभी किसी की भी पल मेरी याद आए तो मेरे पास आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा।
प्रिया एकटक मुझे देखती रह गई। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। घर लौटते समय मेरे दिल में बस एक प्रिया ही थी और मैं जानता हूँ मुझे उसका इंतज़ार हमेशा रहेगा। मैं नहीं जानता कि वह अपने साथी को छोड़कर मेरे पास आएगी या नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसका साथी बनने को तैयार रहूँगा। धन्यवाद।